नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं प्रकृति के उस गहरे कनेक्शन की, उस ताने बाने की, जो असल में हमारे प्लैनेट को जिंदा रखता है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। जरा सोचिए, एक घना जंगल, उसमें एक छोटा सा कीड़ा, एक बहुत बड़ा पेड़ और पास से बहती हुई एक नदी। क्या लगता है, इनका आपस में कोई लेना देना है? ये सब एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं? बस यही सवाल है जिसके जवाब आज हम मिलकर ढूंढेंगे। तो इसी जुड़ाव के पीछे जो साइंस है ना, आइए उसे समझते हैं। हमारा पहला टॉपिक है इकोलॉजी। अब ये इकोलॉजी सुनने में भले ही भारी भरकम शब्द लगे, पर है बहुत सिंपल सी चीज। ये बस इस बात की पढ़ाई है कि कैसे हर जिंदा चीज, चाहे वो पेड़ पौधे हों, जानवर हों या हम इंसान, अपने आसपास के माहौल पर, मतलब हवा, पानी, मिट्टी पर डिपेंड करती है। ये सब मिलकर एक टीम की तरह काम करते हैं और इसी टीम वर्क की साइंस को इकोलॉजी कहते हैं। अच्छा, तो अगर इकोलॉजी एक कहानी है तो इसका सेट कहाँ लगता है? मतलब ये पूरा ड्रामा होता कहाँ है? बस यहीं पर एंट्री होती है हमारे अगले कॉन्सेप्ट की, जिसे कहते हैं इकोसिस्टम। कह सकते हैं ये जीवन का स्टेज है। और इस स्टेज पर ना दो तरह के एक्टर्स होते हैं। एक तरफ है बायोटिक, यानी जिंदा एक्टर्स, जैसे कि पेड़, जानवर और वो छोटे छोटे बैक्टीरिया जिन्हें हम देख भी नहीं पाते। और दूसरी तरफ है एबायोटिक, यानी नॉन लिविंग चीजें जो सेट का हिस्सा है, जैसे हवा, पानी, सूरज की रोशनी, मिट्टी। और जब ये दोनों, मतलब जिंदा और बेजान चीजें मिलती हैं, तभी जाकर जीवन का पूरा खेल शुरू होता है। तो ठीक है, स्टेज तैयार है, एक्टर्स भी मौजूद हैं, पर कहानी क्या है? कहानी है एनर्जी की। और ये एनर्जी कैसे एक से दूसरे तक पहुंचती है, यही हमें बताता है हमारा अगला टॉपिक, फूड चेन। कह लीजिए एनर्जी का एक सफर। फूड चेन का फंडा बहुत सीधा है। ये बस हमें ये बताता है कि कौन किसको खाता है और खाने के साथ साथ एनर्जी कैसे एक से दूसरे में ट्रांसफर होती है। यहाँ देखिए, ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। कहानी शुरू होती है घास से, जो सूरज से एनर्जी लेती है। फिर एक हिरन आता है और वो घास खा लेता है, तो एनर्जी अब हिरन में चली गई। और फिर जब शेर उस हिरन का शिकार करता है, तो वही एनर्जी शेर तक पहुंच जाती है। देखा, एकदम सीधी लाइन, एक सिंपल सी चेन। लेकिन असल जिंदगी में, मतलब प्रकृति में, चीजें इतनी सीधी नहीं होती। शेर सिर्फ हिरण तो नहीं खाता, और हिरण सिर्फ एक ही तरह की घास नहीं खाता है ना। तो जब ऐसी बहुत सारी फूड चेन्स आपस में एक मकड़ी के जाले की तरह उलझ जाती हैं, तो उसे कहते हैं फूड वेब। ये एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है। और इस बड़े से नेटवर्क में हर किसी का अपना अपना रोल फिक्स्ड है। सबसे पहले हैं प्रोड्यूसर्स, यानी हमारे पेड़ पौधे। ये शेफ की तरह हैं, जो सूरज की रोशनी का इस्तेमाल करके सबके लिए खाना बनाते हैं। फिर आते हैं कंज्यूमर्स, यानी हम सब, जो उस बने बनाए खाने को खाते हैं। और आखिर में आती है क्लीन अप क्रू, यानी डीकम्पोजर्स। ये बैक्टीरिया और फंगस होते हैं जो मरी हुई चीजों को वापस मिट्टी में मिला देते हैं, ताकि प्रोड्यूसर्स के लिए फिर से खाना बन सके। और ये साइकिल चलती रहती है। तो एक बात तो साफ है, इस पूरे खेल का, इस पूरी एनर्जी का अल्टीमेट सोर्स कौन है? वो है सूरज। पृथ्वी पर जिंदगी की सारी एनर्जी वहीं से आती है। तो ये जो पूरा सिस्टम है, ये प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डीकम्पोजर, फूड वेब, ये सब मिलकर क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं एक बहुत ही नाजुक बैलेंस। और यही है हमारा अगला टॉपिक, प्रकृति का नाजुक संतुलन। इकोलॉजिकल बैलेंस का मतलब है जब प्रकृति में सब कुछ अपनी सही जगह पर सही तरीके से काम कर रहा हो। मतलब जब जंगल हरे भरे हैं, जानवर खुश और सेहतमंद हैं, नदियां साफ बह रही हैं, तो हम कहते हैं कि सब कुछ बैलेंस में है, एक परफेक्ट हार्मनी। और इस बैलेंस को बनाए रखने के लिए ना, प्रकृति के कुछ साइलेंट वर्कर्स 24 घंटे काम करते हैं। ये है वाटर साइकिल, कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल। ये वो सिस्टम है जो पक्का करते हैं कि पानी, हवा और मिट्टी में जरूरी चीजों की कभी कमी न हो। इस बैलेंस का एक और बहुत जरूरी हिस्सा है बायोडाइवर्सिटी। मुश्किल शब्द है, पर मतलब आसान है। हमारे आसपास कितने अलग अलग तरह के जीव जंतु, पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े हैं, मतलब वैरायटी। और इसका नियम बड़ा सिंपल है, जितनी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी उतना ही हेल्दी हमारा एनवायरनमेंट। इसे एक टीम की तरह समझिए। टीम में जितने अलग अलग तरह के प्लेयर्स होंगे, टीम उतनी ही मजबूत होगी। यहाँ भी हर एक जीव का अपना एक खास काम है। लेकिन क्या हो अगर ये बैलेंस, ये नाजुक सा धागा टूट जाए?
क्या हो जब इस खूबसूरत सिस्टम में किसी विलेन की एंट्री हो जाए? जवाब सिर्फ एक शब्द का है, पॉल्यूशन, यानी प्रदूषण। और ये विलन कई रूपों में आता है। हवा में जहर घोलकर, पानी को गंदा करके, मिट्टी को बेजान बनाकर। और ये सिर्फ हमें ही नहीं बल्कि पूरे इकोसिस्टम को बीमार करता है। ये उन फूड चेन्स को तोड़ता है, उस बायोडाइवर्सिटी को खत्म करता है और उस बैलेंस को पूरी तरह से उथल-पुथल कर देता है। तो सवाल ये उठता है कि क्या हम कुछ कर सकते हैं? बिल्कुल। और यहीं से शुरू होता है हमारा आखिरी और सबसे जरूरी हिस्सा, हमारी जिम्मेदारी, जिसे हम कहते हैं कंजर्वेशन। कंजर्वेशन का सीधा सा मतलब है देखभाल करना, बचाना। ये हमारी कोशिश है कि धरती ने हमें जो भी खूबसूरत और कीमती चीजें दी हैं, उन्हें हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सहेज कर रखें। और इसके लिए कोई बहुत बड़ा काम नहीं करना है। एक पेड़ लगाना, पानी की बर्बादी रोकना, प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करना, ये छोटे छोटे कदम हैं, लेकिन जब हम सब मिलकर उठाते हैं तो इनका असर बहुत बड़ा होता है। ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव बदलाव ला सकते हैं। शुरुआत में हमने एनर्जी के फ्लो की बात की थी, याद है? साइंस का एक बेसिक नियम है कि एनर्जी हमेशा एक ही डायरेक्शन में बहती है। घास से हिरण, हिरण से शेर, वो कभी वापस नहीं जाती। तो सोचने वाली बात यह है कि अगर एनर्जी का फ्लो एक तरफा है, तो हमारे कामों का असर भी तो एक ही दिशा में जा रहा है। हम अपने ग्रह को जिस दिशा में धकेल रहे हैं, क्या हम सब मिलकर उस दिशा को एक बेहतर, एक ज्यादा जिम्मेदार रास्ते पर नहीं मोड़ सकते?